ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, आपको बता दें गठबंधन के बारे में, गठबंधन की कई रणनीतियां ऐसी हैं जो अभी भी अपने आप को स्पष्ट नहीं पा रही हैं, लेकिन इस बीच राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में करीब महीनों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन फिर भी गठबंधन की नैया का किनारा कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बैठकें तो लगातार जारी हैं, मगर पीएम चेहरे का अभी तक पता नहीं चला है और ना ही कांग्रेस के फंडिंग का पता चल पा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने 19 दिसंबर को पार्टी के 138वें स्थापना दिवस पर क्राउड फंडिंग के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन की शुरुआत की थी। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ का तमाम मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से विकास पांडे जी, कांग्रेस से अशोक पटेल जी, सपा से अभिषेक मिश्रा जी। आप सभी मेहमानों का हमारे शो मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। विकास जी, हमारा सवाल आपसे है अब। जी विकास जी, कांग्रेस की लगातार कैंपेन के बारे में आप सुन रहे होंगे, आप कई तरह की बातें भी कांग्रेस की तरफ से सुन रहे होंगे, लेकिन क्राउड फंडिंग के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन की मदद से कांग्रेस आखिर करना क्या चाहती है? क्या सच में कांग्रेस के पास इतने रुपयों की कमी पड़ गई है जिसके बाद इस कैंपेन को चलाने की जरूरत पड़ रही है? अब ये तो आप उस छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद से ले लेती कांग्रेस पार्टी, दर दर भटकने की नौबत ही नहीं पड़ती जी। लेकिन वो पैसा दरअसल पहुंच नहीं पाया कांग्रेस पार्टी तक। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी की तत्परता से और नरेंद्र मोदी जी की पारदर्शी नजर से उस काले धन को जब्त कर लिया गया जी। तो वो पैसा अगर पहुंच जाता कांग्रेस के पास तो शायद कांग्रेस पार्टी को ये घर घर कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दरअसल दिक्कत यहाँ पर है कि कांग्रेस पार्टी अब अपने आप से ही लड़ने के लिए तैयार कर रही है और इसके लिए उन्हें फंडिंग की आवश्यकता है। चाहे आप INDIA इंडी गठबंधन को लेकर के हो और चाहे स्वयं के अंदर की स्थितियों को लेकर के हो, कांग्रेस पार्टी आज बुरी तरह से आपस में घिरा हुआ राजनीतिक दल है। क्राउड फंडिंग के नाम पर जनता को गुमराह करना चाहते हैं, जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं अपने गठबंधन की नाकामियों से, अपने गठबंधन की कारगुजारियों से। अशोक जी, आप जवाब दीजिएगा कि क्राउड फंडिंग का असली मतलब क्या, जो विकास जी ने बताया वाकई में वही है? भारतीय जनता पार्टी को तो पहले तो कांग्रेस में दखल ही नहीं देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मामला है, इसमें बीजेपी को तो दखल ही नहीं देना चाहिए। क्या बीजेपी चंदा लेती तो कांग्रेस ने दखल दी? क्या डरा डरा के धमका कर चंदा लेती है भारतीय जनता पार्टी और वसूली करती? अभी आपको मालूम होगा आज तक के वाले को 8,400 करोड़ माफ किए, उसमें कितना चंदा लिया भारतीय जनता पार्टी ने? इनसे ये पूछो। कांग्रेस वालों के पीछे पड़ने ही नहीं चाहिए। 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये तो लोगों का, जनता का भी सवाल है कि क्या कांग्रेस के पास वाकई में इतने पैसे कम पड़ गए हैं? बहुत पैसे है कांग्रेस के पास, ऐसा कुछ थोड़ी। भारतीय जनता पार्टी तो लूट खपत कर रही है भ्रष्टाचार के पैसे से। इनके पहले तो कार्यालय पे छापा डालना चाहिए ईडी का। इतने बड़े कार्यालय कैसे बने? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। इतने बड़े बड़े कार्यालय पूरे ऑल इंडिया बने। तो मतलब ईडी की छापेमारी हो गई कांग्रेस के नेता के घर पे, इसीलिए कहीं ना कहीं ये फंडिंग की जरूरत पड़ी है, क्योंकि अब तो वो जो माल था वो चला गया कहीं और। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है जी। क्या तो दूसरे की पार्टी में जाने की जरूरत क्या है? विकास पांडे जी कह रहे थे कि 341 या 381 करोड़ रुपए पकड़ गया, इसलिए कांग्रेस को फंड को जरूरत है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नीरव मोदी ने तो अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैंने जितने का घपला किया आधा तो वहीं रह गया है। बहुत क्लियर आपको बताना चाहूंगा। इसका बेहतर जवाब जो है वो विकास जी ही आपको दे पाएंगे। अभिषेक जी, विकास जी बताइएगा, इतने सारे आरोप लगे लगातार, नीरव की बात आ गई, नीरव मोदी की बात आ गई, इतने सारे जो पैसे छुपे रखे हैं देश में उसकी बात भी आ गई है। इन सारी चीजों का जवाब दीजिएगा विकास जी। 2-3 चीजें हैं जी। सबसे पहले तो मैं इस धन संग्रह को लेकर के, हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि हर पार्टी का यह अधिकार है कि वो धन संग्रह करे और आम जनता से धन संग्रह लेकर के आए। बिल्कुल, मैं भी इस बात को मानता हूं और समझता हूं, हर पार्टी के लिए ये आवश्यक है कि धन संग्रह करे। लेकिन क्या ये इत्तेफाक है? ये मेरा सवाल भी है सोनाली जी, जो पूछ लीजिएगा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से
क्या ये इत्तेफाक है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद के यहां 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद होती है और उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी इस धन संग्रह का अभियान प्रारंभ करती है? ये एक बड़ा सवाल है जो कांग्रेस पार्टी से पूछ लीजिएगा, क्या ये एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कुछ और है? ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बेहतर जवाब दे देंगे। दूसरी चीज, मुझे लगता है चंदे के ऊपर अभी सवाल कह रहे थे कि चंदे के ऊपर एक पार्टी विशेष का अपना अभियान होता है और भारतीय जनता पार्टी को चंदे के ऊपर कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं पूछना चाहिए। ठीक बात है, जब राम मंदिर का धन संग्रह अभियान चल रहा था और जिन राहुल गांधी ने राम मंदिर में 10 रुपए भी नहीं दिए हो, वो राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस पार्टी के अन्य नेतागण हो, और उस धन संग्रह के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाने वाला कौन था? सोनाली जी जरा पूछ लीजिए। वो तो किसी राजनीतिक दल का धन संग्रह था ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी थोती राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा इस देश में फैलाया गया, केवल एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। आपने राम मंदिर के चंदे पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया, क्यों उठाया भाई? जब एक राजनीतिक दल के चंदे में राम मंदिर के चंदे का हिसाब किताब अभी भी कहीं ना कहीं विपक्ष मांगता जरूर है विकास जी। बिल्कुल, जिन लोगों ने भगवान राम के काज में एक इंच चलना पसंद नहीं किया, ये तो उस गिलहरी से भी गए बीते लोग हैं जिसने कम से कम राम काज में अपना कुछ तो योगदान दिया था। इन्होंने तो बगैर योगदान दिए प्रश्न उठाया है हमेशा, चाहे भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात हो और चाहे राम मंदिर के चंदे की बात हो। तमाम तरीके के ऐसे आरोप हमेशा केवल किस लिए? केवल एक चीज के लिए, और वो है इनकी तुष्टीकरण की राजनीति। दूसरी चीज, बड़े जोर शोर से नीरव मोदी याद आ रहे थे हमारे सम्मानित प्रवक्ता को। जरा पूछ लीजिए कि उनके हीरे के शोरूम का उद्घाटन कौन करने जाता था? कौन करने जाता था उनके हीरे के शोरूम का उद्घाटन? क्या वो जो पैसा यहाँ नीरव मोदी छोड़ गए हैं वो उन्हीं के पास तो नहीं है जो उनके शोरूम का उद्घाटन करने जाते थे? जरा पूछ लीजिए सोनाली जी, और पैसे का हिसाब भी उन्हीं के पास होगा नीरव मोदी के। अभिषेक जी, इन सारे आरोपों का आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी आपने सवाल पूछे। आप जी सोनाक्षी जी मेरी बात ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज, जिस राम मंदिर के चंदे की बात कर रहे, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा वो आस्था से जुड़ा, जिसकी आस्था जुड़ी है उसने चंदा दिया है, मेरी आस्था जुड़ी है, मैंने भी चंदा दिया है। जी विकास जी, मेरे एक भी सवाल का जवाब सम्मानित साथी ने नहीं दिया जी, और लौट के घूम फिर के फिर वहीं आ गए। अरे भाई, जिन्होंने चंदा नहीं दिया अभी इन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया, चंदा आस्था का विषय होता है। यानी कि राहुल गांधी में और सोनिया गांधी में आस्था नहीं है राम मंदिर के लिए, इसलिए उन्होंने चंदा नहीं दिया। ये सीधा सीधा सवाल था, इसका सीधा जवाब था जो आप दे सकते थे, लेकिन आपने घुमा फिरा के दिया। मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि हमारे सम्मानित प्रवक्ताओं ने यह स्वीकार किया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की राम मंदिर में कोई श्रद्धा नहीं है, इसलिए उन्होंने चंदा नहीं दिया। यही कहना है ना सोनाली जी? मैंने पूरा चंदा दिया। आपके प्रवक्ताओं ने सच स्वीकार किया है, भले ही घुमा फिरा के इनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने सच स्वीकार किया इनके गठबंधन। अरे सर सुन लीजिए, अभी नीरव मोदी का नाम लेने वाले लोग अब नीरव मोदी का नाम दोबारा नहीं लिए। जैसे ही मैंने पूछ दिया नीरव मोदी को लेकर के कि नीरव मोदी जी के शोरूम का उद्घाटन करने वाले उनके पैसे का हिसाब देंगे, तो उसके बाद नीरव मोदी का नाम नहीं लिया गया। फैलाना कांग्रेस पार्टी का पुराना भंडारा है सोनाली जी, और ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी की आज राजनीतिक साख खत्म हो चुकी है, विश्वसनीयता जनता के बीच में खत्म हो चुकी है। दर्जनों बार इस देश की सेवा करने का अवसर कांग्रेस को मिला, मगर कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के को ध्यान में रखते हुए इस देश के हितों को हमेशा तिलांजलि दी। इस देश के साथ हमेशा वो धोखा किया। इस देश के साथ अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो इस देश के साथ कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धोखा किया। वोट सबका लिया, लेकिन जब देश को देने की बात आई तो गिन चुन करके एक वर्ग विशेष को दिया गया और अपना पेट भरने का काम किया गया। सोनाली जी, इनसे पूछ लीजिए कि ऐसी इनकी ही शासनकाल में रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट थी कि दुनिया की चौथी अमीर महिला होने का खिताब हासिल हो गया था सोनिया गांधी जी को। सोनिया गांधी जी दुनिया की चौथी अमीर महिला हो गई थी। अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बराबर कटाक्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं एक बार भी बताने को तैयार हैं कि आखिर ऐसे कौन से आय के स्रोत जनरेट हो गए कि दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला हो गई। ऐसे पैसा कहां से आ गया कि दुनिया की चौथी अमीर महिला होने का खिताब मिल गया?
तो ये बड़े सवाल हैं। और कांग्रेस पार्टी, मैं फिर कहता हूं सोनाली जी, इन लोगों से जब भी आप बात करोगे तो जैसे आधा ग्लास भरा और आधा खाली, तो ये हमेशा खाली की चर्चा करने में विश्वास रखते हैं। आज देश आगे निकल चुका है। आज देख लीजिए, अयोध्या धाम, दिव्य नव्य और भव्य अयोध्या हम सबके सामने खड़ी हुई है। और हम सब भगवान राम का 22 जनवरी को दिल खोल करके स्वागत करेंगे। हाँ, ये अलग विषय है कि जिन्होंने चंदा नहीं दिया वो आज राम राम जप रहे हैं। जिनके मन में भाव ही नहीं है राम के लिए, वो राजनीतिक लाभ पाने के लिए आज राम राम जप रहे हैं। अशोक जी, आप जवाब दीजिएगा। अशोक जी, आप जवाब दीजिए। जवाब नहीं। मैं ये कहना हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देश का जो राम मंदिर बन रहा है उसमें राजू जी ने तो दरवाजा खुलवाए, उसके गेट खुलवाए थे। अभिषेक जी, आपने जो पहला सवाल पूछा उसका जवाब ले लेते हैं विकास जी से, उसके बाद गठबंधन पे आते हैं कि गठबंधन का निजी मामला क्या है और देश की जनता का आखिर सवाल क्या है। विकास जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का क्या कोई जीवन, निजी जीवन होता है क्या सोनाली जी? जब आप राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक दल का कोई निजी और व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। ना राजनीतिक व्यक्ति का होता है, ना राजनीतिक दल का होता है। दूसरी चीज, अब छुपाने के लिए बचा ही क्या है कांग्रेस के पास? कांग्रेस के कर्मकांड धीरे धीरे जनता के सामने सब कुछ आते ही तो जा रहे हैं। अरे भाई, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, अच्छी बात है। फिर राम को काल्पनिक कहने का सर्टिफिकेट क्यों दे दिया कांग्रेस पार्टी ने? क्यों दे दिया? राम को काल्पनिक कह दिया। अभी जब ताले खुलवाने का आप क्रेडिट लेने चले आए, ठीक है, और उसके बाद आप इस बात का क्रेडिट भी ले लीजिए बड़े डंके की चोट पर कि हमने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से राम को काल्पनिक कह दिया। कह देते, काल्पनिक करने ने मात्र से इनका पेट नहीं भरा। सुना जब कोर्ट डिसीजन देने जा रही थी 2022 के चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय, तब कोर्ट को रोकने वाला कौन था कि अभी चुनाव है, ये डिसीजन मत दीजिए? उसके लिए अर्जी देने वाला कौन था? ये भी कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात इनके श्रद्धा की नहीं है। मैं फिर कहता हूँ आपको कि कांग्रेस पार्टी की नियत है, और वो नियत है अटकाओ, भटकाओ और लटकाओ की, और उसका आधार है तुष्टीकरण। उसी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये बार बार राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटकाते रहे। आज जब राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया तो हर कांग्रेसी एक ही बात कहता है, वो कहता है कि राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए। अरे भाई, राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए, अरे ये भी कहिए ना, बड़े गर्व से कहिए कि हमने राम मंदिरों पर जिन्होंने गोली चलवाई, हम उन्हें पराश्रय देने वाले लोग हैं। यह भी कांग्रेस पार्टी का है। यह भी कांग्रेस पार्टी का है कि जब राम को काल्पनिक हमने कहा, हम कहते हैं राम काल्पनिक है, शायद इसीलिए राहुल गांधी जी ने और सोनिया जी ने चंदा नहीं दिया, क्योंकि इनकी नजर में तो भगवान श्री राम काल्पनिक है, तो इसीलिए उन्होंने चंदा नहीं दिया। दूसरी चीज, चंदे तक बात वहां तक सीमित हो गई। उसके बाद जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम निर्णय देने जा रही थी तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपने वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि ये फैसला ना आ पाए, ये फैसला ना आ पाए। तो ऐसी राजनीति करने वाला दल है ये कांग्रेस पार्टी, और इस बात को जनता बहुत अच्छे से जानती है और समझती है। सोनाली जी, आज जनता ने ये मान लिया है और समझ लिया है कि कांग्रेस है तो बाधा है, चाहे वो जनता के विकास में हो, चाहे राम मंदिर में हो, चाहे धारा 370 में हो, चाहे एक भारत श्रेष्ठ भारत में हो। कांग्रेस मतलब बाधा। लेकिन विकास जी, अभिषेक जी का सवाल कुछ दूसरा था। अभिषेक जी ने अभी सवाल जमीन खरीदने को लेकर के, बेचने को लेकर के किया था, 2.5 करोड़ रुपए को लेकर के किया था। जो मैंने मना कर दिया। चाहिए कि मंदिर ट्रस्ट ने बाकायदा FIR उस पर दर्ज कराई थी, और वो एक सौदा नहीं था, ऐसे 4 सौदे थे जिनको लेकर के मंदिर ट्रस्ट ने वहां श्री राम जन्मभूमि थाने पर FIR बाकायदा दर्ज कराई गई। दूसरी चीज, ये जांच का विषय है, और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो स्पष्ट रूप से बगैर जांच किए स्वीकार कर लिया अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, और बताने को भी तैयार नहीं हो रहे। अभी स्वयं कहा कि भाई ये आस्था का विषय है, चंदा देना ना देना। तो राहुल गांधी जी में आस्था नहीं है राम के प्रति, इसलिए चंदा नहीं दिया। सोनिया जी में आस्था नहीं है, इसलिए चंदा नहीं दिया।
दूसरी चीज, मैंने एक सीधा सा सवाल किया था कि नीरव मोदी जी का वो पैसा आखिर कहां है। इस बात का जवाब राहुल गांधी क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि अभी स्वयं ये कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि जिनके लोकल में वो पैसा छोड़ करके गए, वो कह रहे हैं कि जितना पैसा हम लेकर के भागे उससे ज्यादा हम छोड़ करके गए। तो जो पैसा वो छोड़ करके गए हैं और उन्हीं के शोरूम का उद्घाटन स्वयं राहुल गांधी जी करते थे, स्वयं राहुल गांधी जी, तो क्या वो पैसा राहुल गांधी जी के पास है? इस बात का जवाब है इनके पास, क्योंकि ये स्वयं अभी कह रहे हैं कि उनका बहुत सा पैसा यहाँ पर है नीरव मोदी का। जी विकास जी, भाजपा को हराने की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन पीएम के चेहरे का ना अभी तक कुछ अता पता चला है और ना ही अभी दूर दूर तक ऐसे कोई आसार नजर आ रहे हैं। वहीं अगर केवल प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरे देश की जनता वोटिंग करती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाती है, जिसके बाद कई तरह के विपक्ष द्वारा आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन अभी नाम डिसाइड नहीं है पीएम के उम्मीदवार की, और उसके बाद में विपक्ष क्या कुछ कहेगा, क्या कुछ करेगा, ये सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। सोनाली जी, हम इनके किसी भी मामले में दखल नहीं देना चाहते, वरना हमारी देने की मंशा कभी रही है। उनका अपना मामला है, लेकिन उनका अपना मामला तब नहीं रह जाता है जब अखिलेश पूरी मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि वो अपने चिरकुट नेताओं से बयानबाजी बंद कराएं। ये हमने नहीं कहा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, ये स्वयं उनके ही गठबंधन के नेता अखिलेश यादव, उनके ही एक नेता अखिलेश यादव जी ने कहा। और ये भी हमने नहीं कहा कि कौन है अखिलेश वखिलेश, यह भी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने अखिलेश के लिए कहा। ये निजी मामला जो बताया जा रहा है विकास जी, निजी मामला बता तो दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव जी आए दिन आते हैं मीडिया के सामने और कई तरह के बयान देके भी जाते हैं। बिल्कुल, अभी रिसेंटली जो बैठक खत्म हुई है जेडीयू के सांसद ने, जो जेडीयू आज कांग्रेस पार्टी के INDIA गठबंधन का हिस्सा है, उस जेडीयू के सांसद ने ये कहा है कि ये बैठकें तो चाय नाश्ता और बिस्कुट तक सीमित हैं। ये हमने नहीं कहा, ये खुद जेडीयू के सांसद ने कहा है। तो भाई साहब, थोड़ा सा मैं आग्रह करूंगा कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके ही अंदर के लोग कह रहे हैं कि स्वयं ममता बनर्जी जी और अरविंद केजरीवाल जी अलग राग अलाप रहे हैं और आपके अधीर रंजन चौधरी जी पूरी बैठक में साइलेंट रहते हैं। और क्या स्टैंड है उनका बंगाल को लेकर कि ये किसी से छुपा नहीं है भाई। आपकी चीजें जब बाहर आएंगी तो लोग चर्चा करेंगे। आपकी चीजें जब हमारे यहाँ ये पद्धति है कि हमारे यहाँ हम आंतरिक रूप से बैठ करके निर्णय लेते हैं और हमारे यहाँ बयानबाजियों का दौर नहीं चलता है, हमारे यहाँ बयानबाजियां नहीं होती हैं। इसलिए आप कहते हो कि आपके यहाँ अंदर डिसीजन हो गया और बाद में पता लगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये हमारे यहाँ संस्कार अनुशासन है, ये आप अपने यहाँ तय करिए कि भानुमति ने कुनवा जोड़ा वाली कहावत है कि एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और उस कुनवे को आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो जिस गठबंधन के अंदर हर राजनीतिक दल के नेता की इच्छा है प्रधानमंत्री बनना, कितने प्रधानमंत्री बनाएंगे कांग्रेस पार्टी की INDIA गठबंधन, ये तय करके देश को बताए क्या हर महीने प्रधानमंत्री बदलेंगे? क्या आंतरिक रूप से यही तो नहीं चल रहा है? इस देश को गुमराह करने की पद्धति चल रही हो कि हर महीने साहब, एक महीने अरविंद केजरीवाल बनेंगे, एक महीने ममता बनर्जी बनेंगे, एक महीने नीतीश कुमार बनेंगे, एक महीने खड़गे जी बनेंगे, एक महीने राहुल जी बनेंगे, एक महीने प्रियंका जी बनेंगी, एक महीने उधर कर्नाटक वाले बनेंगे, एक महीने कोई और बनेगा। तो कहीं ये तो नहीं चल रहा है कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के अंदर? ये तो स्वयं इन्हें बताना है, जनता ये सवाल करेगी श्रीमान जी, और जनता को ये जानने का अधिकार है, क्योंकि उसी जनता से आप वोट मांगने जाओगे और ये बताना पड़ेगा आपको कि आपके प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। और मैं फिर बताता हूं आपको, कोई नहीं है टक्कर में। आप लिख लीजिए, नरेंद्र मोदी सैकड़ों पर भारी हैं। उन्होंने लोकसभा में ये कहा था, एक अकेला सब पर भारी है। तो ये डर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करने के लिए, क्यों ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई टिक नहीं सकता। उसके नेता अगले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी पूरे उम्मीद कर रही है कि आम चुनाव में वह जीत की हैट्रिक लगाएगी। वहीं 28 पार्टियों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया का दावा है कि उसके आगे एनडीए नहीं टिकेगा। ऐसे में अगले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन या एनडीए कौन बाजी मारेगा, ये देखना अभी बाकी है।